बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। हम आग्रह करेंगे पीछे जो भी हमारे साथी बैठे हैं, पीछे कुर्सी खाली है, कृपया सामने आ जाए। एक बार सुबह से ठंड में बैठे हम लोग नारा लगा लें, भारत माता की। कुरहनी जैसे हारने वाला आवाज है, फिर आगे नहीं जीतना है क्या? भारत माता की वंदे वंदे। आज किसान चौपाल कुरहनी विधानसभा के अंतर्गत कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई संजीत सहनी जी, संजीत सिंह जी। संजीत सहनी जी हमारे अध्यक्ष इसलिए याद रहता है बराबर। संजीत सिंह जी संचालन कर रहे हैं हमारे छोटे भाई, हमारे साथ भी सौभाग्य प्राप्त हुआ इनको काम करने का, पुनः अभी भी काम कर रहे हैं भाई अध्यक्ष नीतीश जी। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के मुजफ्फरपुर जिले के अध्यक्ष भाई रंजन कुमार जी, मंच पर उपस्थित इस विधानसभा के पूर्व विधायक और 78,000 जनता के वर्तमान विधायक भाई केदार गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित जिले के महामंत्री भाई सचिन जी, किसान मोर्चा के हमारे जिलाध्यक्ष भाई उमेश पांडे जी, कुरहनी विधानसभा के प्रभारी जिला के उपाध्यक्ष और हमारे विधानसभा के निवासी भाई मनीष जी, क्षेत्रीय प्रभारी हमारे मित्र, हमारे साथ महामंत्री का काम बखूबी निभाने वाले भाई अरविंद जी, जिला के मंत्री श्री राकेश यादव जी, मनियारी मंडल के अध्यक्ष भाई विनोद जी, अधिवक्ता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक भाई अनिल जी, अभिषेक जी, प्रमोद जी, मंडल महामंत्री छोटू ताज जी, हमारे पुराने साथी डॉक्टर देव जी, राजेश जी, समस्त कुरहनी विधानसभा के नेता कार्यकर्ता एवं चकिया पंचायत के मुखिया अमिताभ कुमार जी, और साथ साथ यहाँ उपस्थित कुरहनी विधानसभा के और जिले के सभी मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया के साथी, सोशल मीडिया के साथी, मैं आप सबों को इस किसान चौपाल के माध्यम से अपने समस्त कार्यकर्ता, जनता और किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और चंदन करता हूं। मैं आग्रह करता हूं अपने सभी मंच के मंचासीन नेताओं से कि हम लोगों का जो सरकार बना है या 78,000 मत आया है, नेता का सहयोग तो रहता ही है, लेकिन जब तक कार्यकर्ता और आम जनता का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता है तब तक हम मत हासिल नहीं कर पाते हैं। तो वाकई में किसान चौपाल के माध्यम से हम सब लोग किसान को बताने आए हैं। उसके पहले हम अपने सभी मंच के नेताओं से आग्रह करेंगे खड़े होकर के आप सबों का अभिनंदन करें, ताली बजा के स्वागत करें। आप अभिनंदन के पात्र हैं, न कि हम लोग अभिनंदन के पात्र हैं। आप सब लोग बैठे रहेंगे, आपके मंच के नेता माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, महामंत्री जी, विधायक जी, आप सबों का स्वागत कर रहे हैं। आप स्वागत योग्य हैं। और मैं अपनी बात को शुरुआत करना चाहता हूं। किसान चौपाल के माध्यम से सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने बताया है और निश्चित रूप से सारी बातें आप जानते भी हैं, लेकिन जान करके हम यहीं अगर रह जाएंगे तो ये घोर अपराध होगा, क्योंकि इसमें मजबूत कार्यकर्ता हैं, मजबूत किसान हैं, सभी दल से जुड़े हुए लोग हैं। जब तक इस चौपाल को हम गांव में, चाय की दुकान पर, खेत खलिहान में, अपने ग्रामीण चौपाल जो घूरा के समय आग तापते हम लोग हैं, उस जगह इसकी चर्चा अगर नहीं करेंगे तो बात हमारा अधूरा रह जाएगा। क्योंकि आज भी जो सही में किसान है वो बहुत से बहुत अपना सौभाग्य समझते हैं कि हम हाट बाजार में पेठियां पालो जाएं, साग सब्जी खरीदे और पुनः घर चले आए। वैसे लोगों के पास मैसेज ये जाए, इसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यह कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है, पूरे बिहार के अंदर चल रहा है। पूरे बिहार के 243 विधानसभा में जहां हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद है, पूर्व सांसद है, एमएलसी है, हर सबों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाना है और अपने किसान को बताना है कि हमारी सरकार आप सबों के लिए क्या कर रही है। और हम लोग जो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से आप सबों को पता चलता है, लेकिन मोटी मोटी बातें हम बताना चाहेंगे कि अभी जो इसके पहले कोरोना काल के पहले एक पूरे देश के अंदर विदेशी ताकत के द्वारा
एनआरसी, सीए, तमाम ऐसे राम जन्मभूमि के मामले, तमाम जगहों पर विदेशी ताकतों के द्वारा अवैध जो धंधा करने वाले लोग हैं उनके द्वारा फाइनेंस करके हमारे देश के खिलाफ एक मुहिम बनाया जा रहा था। और सारे मुहिमों को माननीय मोदी जी के द्वारा, माननीय मोदी जी के सरकार के द्वारा, माननीय मोदी जी के जो संगठन का टीम है उनके द्वारा खंडन हम लोग करते जाते हैं और उस बात को जनता समझती है और वो निराधार हो जाता है। तो विरोधी को कोई काम नहीं रहा, विरोधी को जनता नकार दिया है, पूरे देश के अंदर नकार दिया है और खास करके बिहार में तो सब साल लोग समझ ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी उर्फ पप्पू बाबू कहीं अब काम के योग्य रह नहीं गए हैं। उनके चंद राज्यों में सरकार है, उस सरकार के माध्यम से वो जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं और उसमें जनता में सबसे बड़ी जनता कौन है तो किसान है। आज देश के अंदर 80 से 85% अन्नदाता हैं, अन्नपूर्णा देवता हैं, जिनके उपज से, जिनके मेहनत से वो दिन रात अपने खेत में मजदूरी करके और हम सबों का पेट भरने का काम अन्न देवता के द्वारा किया जाता है। वो हमेशा पूजनीय है, आदरणीय है। अगर किसी आज़ादी के बाद किसी सरकार ने अगर सम्मान दिया है तो वो सरकार है मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार। निश्चित रूप से यह सरकार कैसे किसानों को लाभ मिले, कैसे किसानों को खर्च कम पड़े, कैसे अधिक उपज हो, कैसे अधिक दाम मिले, इन सारे विषयों पर चर्चा करके संगठन के द्वारा, सरकार के द्वारा किसानों के हित में काम किया जाता है। मोटे तौर पे उनका अगर रिकॉर्ड जो हमारे पास जो सरकार का रिकॉर्ड है, निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ उनकी सरकार है, जहाँ हमारी सरकार है, जैसे क्लियर कट मैं बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, यानी एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो निश्चित रूप से अभी जो हम लोग के यहाँ वहाँ धान जो फसल खरीद हो रहा है, मध्य प्रदेश में 33 लाख टन का खरीदारी हुआ है और उत्तर प्रदेश में 55 लाख टन खरीदारी हुआ। उनका जहाँ लोग अभी है तौबा मचाए हुए हैं, राजस्थान और पंजाब उनकी सरकार है, वहाँ जाकर के देखिए तो वो मात्र 23 लाख टन खरीद पा रहे हैं और निश्चित रूप से पंजाब में 30 लाख टन का खरीदारी हुआ है। ये किसकी लापरवाही है? ये उनकी लापरवाही है। जहाँ अच्छे नियमों का पालन करने के लिए सरकार जब नियम लागू करती है तो जहां हमारी सरकार है किसानों को अधिक लाभ मिल रहा है, लेकिन आज उनकी सरकार है वो विरोध में काम करती है। तो कैसे आम जनता को दिग्भ्रमित करें जिससे कि जनता को लाभ नहीं मिले, किसान को लाभ नहीं मिले, और आपकी सरकार है, आप नहीं खरीद पाते हैं तो क्या भारत सरकार का इसमें दोष है? पूरे देश के अंदर एक जैसा कानून है, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। कहीं भी जो नियम बनता है पूरे वो देश के जनता के 135 करोड़ के लिए एक समान नियम बनता है। निश्चित रूप से यह सबसे बड़ा विडंबना है कि कहा जाता है कि ये जो सरकार एनडीए की आई है, मोदी जी की जो सरकार आई है, सारा जमीन हड़प करके उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा। मेरा कहना है, और संजोग से मैं राजस्व मंत्री हूँ, भूमि मेरे विभाग का है, हम लोग एक किसान हैं, एक मजदूर क्लास से भी लोग बहुत सारे किसान हैं, मध्यम वर्गीय हैं, जमींदार भी हैं। निश्चित रूप से मैं वादा करता हूँ, और माननीय मोदी जी हैं तो कहावत है, मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो भरोसा है। निश्चित रूप से ऐसा कानून कोई न बना है न बनेगा। निश्चित रूप से बिहार के साथ साथ इस देश की आम आवाम, किसान का जो जमीन है, मजदूर का जो जमीन है, ताज जिंदगी उम्र भर उनके पोते पर पोते तक, यानी आने वाला पीढ़िया दर पीढ़िया जितनी भी पीढ़ी आएगी, जब तक मोदी है, जब तक भाजपा की सरकार है, जब तक एनडीए की सरकार है, और बिहार में जब हम यहाँ के राजस्व भूमि मंत्री हैं, 1 इंच जमीन भी किसान का किसी उद्योगपति को नहीं मिलने वाला है। आप ये निश्चिंत रहें, और इस चीज को आप हम सब लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाषा में हम लोग इसको कर भी रहे हैं। और पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के किसान थोड़ा हाईटेक हैं, अधिक पैदावार करते हैं और बड़े बड़े किसान हैं। जो हमारे यहाँ उद्योगपति हैं उससे ज़्यादा किसान वहाँ मजबूत हैं, संपन्न है,
उनका किसानी करने का तरीका अलग है और पूरे परिवार लग के करते हैं। हमारे यहाँ के लोग नौकरी के चक्कर में अपना पूरा ज़मीन छोड़ के नौकरी करने दिल्ली, बम्बे और विदेश चले जाते हैं। निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा कि 1 इंच भी ज़मीन आपका हड़पा नहीं जाएगा और किसी को दिया नहीं जाएगा। लेकिन पहले आज मात्र 20-25 साल पहले, 15 साल पहले चले जाइए तो आपके ज़मींदार जितने भी हमारे बैठे हैं जो 150 बीघा जोतने वाले हैं, उनकी ज़मीन का सही मुआवजा, सही मनखप, सही हुंडा बटैया नहीं मिलता था। लेकिन आज के दिन में आज आपको आज़ादी है कि आप अपना ज़मीन 20,000 रुपये बीघा लगाइए, 10,000 रुपये बीघा लगाइए, 5,000 रुपये बीघा लगाइए। आप बिना एग्रीमेंट का आप अपने पड़ोसी को, अपने कमज़ोर भाई को, अपने स्टाफ को या किसी को भी देते हैं तो कहते हैं तू जाओ ज़मीन जोतो, हमको फसल बांट के देना, हमको पैसा देना, हमको हुंडा बटैया मनखब देना और ज़मीन का रखवाली करना, और वो ज़मीन आप ही का स्वामित्व रहता है, आप ही का आधार के का ज़मीन का केवाला, ज़मीन का मोटेशन, जेवा सब कुछ आपके नाम पर होता है। उसी तरह बड़े कंपनियां जो आती हैं उनके साथ कुछ मजबूरियां हैं, वो एग्रीमेंट करता है, वो लिखित रूप से हो जाता है। आज हम लोग भी अपना ज़मीन रजिस्टर्ड लीज करते हैं। अगर कोई कंपनी उद्योग लगाता है, कोई पेट्रोल पंप खोलता है, कोई वेयर हाउस बनाता है, तो नियम है कि हम लोग 21 साल, 20 साल, 25 साल, 11 साल का रजिस्टर्ड लीज करते हैं, निबंधन करते हैं। रजिस्टर्ड लीज करने से भी हमारा ज़मीन का स्वामित्व समाप्त नहीं होता है और उससे हमारा एग्रीमेंट है कि उस बीच में उसको हम छुड़ा नहीं सकते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो आती है तो हम अपने खेती अगर करते हैं तो हमको 1,000-1,200 रुपये, 500 रुपये कट्ठा भी बचत मेरे घर में नहीं आता है। लेकिन उसी ज़मीन को अगर हम उस किसान को देते हैं, बड़े किसान यानी वो जो एग्रीमेंट, बड़े बड़े फार्मर है, बड़े बड़े कंपनी के जो एग्रीमेंट है, उससे आपको 2,000 रुपये, 1,500 रुपये, जैसा ज़मीन, जैसा साइड, जैसा शहर उसका रेट होता है। और अपने सहमति से, इच्छा के अनुसार हम लोग एग्रीमेंट करते हैं और वो हमको सारा चीज़ मुहैया कराता है और कहता है कि हमारा ये ज़मीन आप मेरे लिए खेती करेंगे। खेती भी अगर आप चाहते हैं तो आप करें या कंपनी करेगी, ये भी एग्रीमेंट है। जैसे हमारे यहाँ मक्का बीज वाला आता है और आपको कहता है कि ज़मीन आप हमको दीजिए, हम मजदूर का पैसा देंगे, खाद बीज का पैसा देंगे, लेकिन बीज मेरा लगाना होगा, बीज का जो प्रोडक्शन होगा वो मैं लूँगा और आपका ज़मीन है आपका, उससे लाभ मिलता है। और फिर जो बाजार का रेट है उससे अधिक रेट तय करके आप, मकई अगर अभी 1,600 रुपये बिक रहा है तो वो कहता है कि हम 1,800 रुपये लेंगे, चाहे भाव 1,100 रुपये क्यों नहीं हो जाए। तो आपका मक्का वो खरीदता भी है, इससे किसान को नुकसान कहाँ है। तो निश्चित रूप से ये सारे नियम उनके सरकार के द्वारा लाया गया था और वो लागू नहीं हुआ था। उसी नियम को अगर हम आज लागू कर रहे हैं तो उसको विरोध में कर रहे हैं, जबकि बंगाल की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, तमिलनाडु की सरकार हमें समर्थन कर रहा है और इस बिल को अच्छा मान रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ ये हो रहा है कि देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करो, मोदी को बदनाम करो। और आजकल तो मोदी जी को मारने की धमकी भी मिल रही है, खालिस्तान से आ रहा है कि इंदिरा को तो मैंने ठोक दिया, तेरे लिए मैं कब्र खोद रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें जो हैं, एक मोदी के आने के बाद जो विकास की धारा, विकास का किरण, सच्चाई जो गरीब के पास जा रहा है, सच्चाई जो एक किसान के पास जा रहा है, उनको अधिक मुआवजा मिले, उनको अधिक फसल का दाम मिले, ये सब जब काम हो रहा है तो विरोधी का कलेजा फट रहा है और वो जान रहा है इस व्यक्ति को अगर हम नहीं उखाड़ पाएंगे तो ये 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी कहीं हिलने और डोलने वाली नहीं है। आने वाला सरकार निरंतर मोदी जी रहेंगे, मोदी जी के बाद भी हमारी जो पीढ़ियां हैं वो आगे नेतृत्व करता रहेगा। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, उनकी जब सरकार थी तो वो लोग जब धान खरीद रहे थे, गेहूं खरीद रहे थे या कोई भी फसल खरीद रहे थे तो उनके सरकार में जो दाम हुआ करता था, तो उनके सरकार में जब 2 बार की टर्म की मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उनके समय में 2009 से 2010 के बीच में 9 से 50 रुपये प्रति क्विंटल का रेट था। और जब 2013-14 में उनकी सरकार बनी तो फिर उन्होंने 1310 रुपये का रेट किया। जब हमारा 14 और 15 में जब सरकार हमारी बनी, माननीय मोदी जी आए और 2021 तक अभी 1868 रुपये के रेट के हिसाब से, यानी हमारी सरकार 568 रुपये का रेट का बढ़ोतरी किया, यानी प्रति क्विंटल, और वो किए थे 360 रुपया। तो जब हम अधिक किसान के लिए हम माल भी खरीद रहे हैं, यानी जब अधिक हमारा खरीदारी हो रहा है तो अधिक किसान को लाभ मिल रहा है। ये देश में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं कि आपका 100% उपज कोई भी सरकार खरीद ले। एक सहयोग है, एक मदद है, जिसके आधार पे हम लोग खरीदारी करते हैं। और जहाँ जहाँ हमारी भाजपा की सरकार है वहाँ पर जो खरीदारी का जो स्पीड है वो ज़्यादा है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है या विरोधी की सरकार है वो काम कम कर रहे हैं, नौटंकी ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे अभी दिल्ली के अंदर देख लीजिए, सीए और एनआरसी में जो हंगामा खड़ा हुआ और बता रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह दोषी होंगे, उसी तरह
ये केजरीवाल जी बिल फाड़ रहे हैं अपने सदन में, अपना जो प्रस्ताव फाड़ रहे हैं, और फाड़ करके उनका उद्देश्य है कि पंजाब का चुनाव 2022 में होने वाला है, वहां अपनी रोटी सेकने के लिए वही केजरीवाल जब हरियाणा और पंजाब का किसान जब अपना पुआल जला रहा था पॉल्यूशन के लिए, उसके बार बार विरोध कर रहे थे, आज उसी के समर्थन में खड़े हैं। इनकी कोई नीति निर्धारण नहीं है, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपनी पार्टी के लाभ के लिए काम करते हैं, न कि देश की और राज्य की जनता के लिए काम करते हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार एमएसपी तय करता है, और इस बिल कानून में, कृषि कानून में किसी भी तरह का एमएसपी पर चर्चा नहीं है, न कानून के तहत है। हम सभी लोग आपको बताना चाहेंगे कि निश्चित रूप से इनका जो भविष्य है राजनीतिक करने के लिए, रोटी सेकने के लिए, कि कैसे हमारी सरकार इन एनडीए के सरकार को उखाड़ सके, बिगाड़ सके, किसान का हित नहीं हो सके, किसान और मजदूर जिंदगी भर गरीब का गरीब रहे, उनको अधिक मूल्य नहीं मिल सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और सरकार हमेशा चाहती है कि हमारा जो जनता है, हमारा जो वोटर है, हमारा जो चुनाव में जो वोट देता है, उसके लिए हम काम नहीं करते, हम सबों के लिए काम करते हैं। और जो जीतता है, हारता है, जो दल है, विदल है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसान का कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता है। किसान हर वर्ग से आते हैं, संभ्रांत परिवार से भी आते हैं, और छोटे मझोले किसान भी होते हैं, और हर धर्म, हर जाति के लोग के पास जमीन है, चाहे उसका जमीन 5 डिसमिल क्यों नहीं हो, चाहे 500 डिसमिल क्यों नहीं हो। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा आप सबों को कि आप सभी लोग कभी भी दिग्भ्रमित नहीं होना है। आप सबों का जमीन कोई नहीं आपका हड़प सकता है, और सरकार आपके लिए निरंतर योजनाएं पर योजनाएं चला रही है। सम्मान निधि के माध्यम से आप सबों को मुआवजा मिला है और मिलता रहेगा, ये सरकार का अनाउंसमेंट है। आप सबों का कैसे फसल पर लागत कम हो, छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि बिजली के बारे में अभी केदार भाई बोल रहे थे कि जिस तरह घर घर बिजली पहुँचाया गया, जिस तरह हर गाँव में, टोला में ट्रांसफार्मर लगाया गया, उसी तरह आने वाला समय काम चालू है, अभी और स्पीड किया जाएगा कि आपके हर खेत को बिजली मिले, हर खेत को पानी मिले। और आपका जब पटवन पहले होता था डीजल पंप सेट के द्वारा, कहीं 150 रुपये घंटा, कहीं 200 रुपये घंटा पानी मिलता था, और पानी जब वो घंटा जब पानी पड़ता था तो आप सभी लोग किसान हैं, और जो किराए पर जो पंप सेट जब बड़े किसान को पानी पटाने के लिए छोटे किसान जाते थे, तो उसका अपना गवर्नर जो होता है पंप सेट का कम कर दिया, पानी कम दे रहा है, घंटा पुर रहा है, और 4 घंटा की जगह 6 घंटा पानी लग रहा है। वो आज डीजल का सब्सिडी 10 रुपये 20 रुपये लीटर आपको मिल रहा था, उसको समाप्त करके आप तमाम किसान, बहुत जगह बिजली लग गया, जहाँ बाकी लगने वाला है, तो आज 4 घंटे की जगह 6 घंटे भी पानी मिलता है, फिर भी आपको बहुत सस्ता है। 65 पैसे प्रति यूनिट, 65 पैसे प्रति यूनिट आपको बिजली का दर है। और आप अंदाज कर सकते हैं कि 1 बीघा में कितना पैसा लगेगा आपको। 1 बीघा में आपको 1000, 2000, 500 से ऊपर रुपया लगता था आपको, जैसा खेत है, जैसा मिट्टी, उस तरह से पानी लगता था। लेकिन आजकल क्या हम देख रहे हैं कि किसान जो है, गांव में किसी को बोल दिया जो मोटर कनेक्शन रखे हुए है, पानी पटा दिया, वो किसान क्या करता है, या जो काम करने वाला व्यक्ति मोटर खोल के सो जाता है, रात भर पानी पड़ता है, फिर भी उसको न बिजली वाला का बिल का फर्क पड़ता है, न किसान को फर्क पड़ता है। हमको अगर 100 लीटर पानी चाहिए तो हमको 150 लीटर पानी मिल रहा है। यानी आपके खेत में ताकत बढ़ रहा है, उपज बढ़ रहा है, तो आपको सस्ता हुआ या महंगा हुआ। आज सभी यांत्रिक जो एग्रीकल्चर मशीन है, टूल्स है, उसमें आपको सब्सिडी मिल रहा है, सम्मान निधि मिल रहा है, इंश्योरेंस मिल रहा है। यानी सरकार एक एक करके आपको मुआवजा के तौर पे, सब्सिडी के तौर पे, सहयोग के तौर पे हर एक अलग अलग फायदे आपके पहुंचा रहे हैं। और केसीसी के माध्यम से कम रेट में आपको पैसा मिलता है, 4% पर मिलता है, और जो किसान डिफॉल्टर हो जाते हैं उनको 7% का ब्याज लगता है। तो आप सभी लोग पहले से इसका लाभ ले रहे हैं, सभी लोग जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। मोदी कहीं भी किसी को, अगर आपके यहाँ व्यापार बढ़ेगा तो आपका वह जगह डेवलप होगा, वहाँ का जनता का सुविधा होगा। आप जब जहाँ पर कोई व्यापार नहीं है, कहीं पर बिजली नहीं है, कहीं पर रोड नहीं है, वहाँ की स्थिति देख लीजिए। जहाँ बिजली है, रोड है, व्यापार है, वहाँ का जगह का देख लीजिए। निश्चित रूप से जमीन कभी 10,000 रुपये कट्ठा रहा होगा, आज 10 लाख रुपये कट्ठा हो सकता है। तो क्यों हो रहा है, इसके ऊपर आपको समझना पड़ेगा कि यह जमीन का दाम क्यों बढ़ा। इसलिए बढ़ा कि 4 लेन बना, विकास हुआ, बिजली पहुँच गया, अब कहीं पर इंडस्ट्री लग रहा है, कहीं पर उद्योग लग रहा है, कहीं पर आपको छोटे बड़े काम हो रहे हैं। यानी किसानों के हित में सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकार कर रही है, क्योंकि किसान हमारा मेजर पार्ट है इस देश का, और किसान नहीं रहेगा तो लाख हम सोना का उद्योग खोल लेंगे, लाख हम पेट्रोल पंप खोल लेंगे, हमको ना तो पेट्रोल पी सकते हैं, ना सोना खा सकते हैं, हमको तो खाना है अन्न, 2 वक्त का रोटी,
हमें चाहिए तो कौन देगा? किसान देगा। इसलिए किसान के लिए सरकार संकल्पित है और माननीय मोदी जी का स्पष्ट संदेश है कि जब तक मोदी है और जब तक एनडीए है, जब तक भाजपा है, आपका 1 इंच जमीन भी कोई हड़प नहीं सकता है, किसी को मिल नहीं सकता है। और निश्चित रूप से आपकी जमीन सुरक्षित है, आप सुरक्षित हैं और आप लोग अपना काम करते जाएं। सरकार है क्योंकि आपको भाजपा पर भरोसा है और मोदी पर भरोसा है, तो एक एक काम, एक एक ध्यान, एक एक बात संगठन से लेकर के सरकार तक है और आपके हित में काम हुआ और होते रहेगा। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि अभी एक पत्र हमारे विभाग संबंधित हमारे भाई ने दिया है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 550 जो लंबित सर्वेक्षण सहायक अमीन का जो होना है, आप लोग को परसों हम अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बैठ के बात किए हैं और सारा अपडेट हो चुका है। बहुत जल्द, यानी जल्द, इस सप्ताह 10 दिन के अंदर आप सबों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, नए साल के तोहफा के रूप में आपको देने जा रहा हूं। उसके अलावा 4950 जो पद के लिए सिलेक्शन हुआ था, जिसमें 3000 के लगभग नियुक्ति की गई थी, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं किए, 3-4 विभाग में कर दिए, जहां अच्छा लगा वहां चले गए, कुछ लोग रिजाइन भी कर दिए हैं। वैसे भी हमें जो पता चला है कि 2000 से ऊपर पद खाली है, उन पदों को भी 4950 वाले में भी भरने का काम मैं नए साल में जनवरी में कर दूंगा। 550 उसके पहले हो जाएगा। और जो अंचल में अमीन की कमी है उसके लिए भी वैकेंसी चालू हो गया, अप्लाई चालू हो गया है। जो लोग उस योग्य पात्रता रखते हैं वो लोग अपना भरे, सिलेक्शन कमेटी उसको बहाल करेगी, हमारे पास आएगा तो वो भी आप भर सकते हैं। इसके अलावा 6000 प्लस हमारे यहाँ कर्मचारियों का पद खाली है, लेकिन अभी जो इसके पहले 4000 पद के लिए वैकेंसी की बात हुई थी और कोर्ट में मामला चला गया था, वो भी सब सलट गया है। उस पर भी प्रक्रिया हमारा 1 सप्ताह 4-5 दिन के अंदर में चालू हो जाएगा, तो कर्मचारियों के लिए भी वैकेंसी निकल रहा है। उसके अलावा 3800 और वैकेंसी हम निकाल रहे हैं डाटा ऑपरेटर और अन्य पदों के लिए। यानी मार्च के पहले हमारा कोशिश है कि हमारे विभाग में कम से कम 10,000 लोगों की बहाली हो, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं थोड़ा साफ सुथरा बोल देता हूँ, मीडिया के साथी उसको थोड़ा सा अपना मिर्च मसाला लगा के थोड़ा ज़्यादा चला देते हैं, थोड़ा और हार्ड हो जाता है। तो मैं अंदर से बहुत सुगम हूँ, सरल हूँ, लेकिन काम के प्रति उतना ही हार्ड हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और सभी अपने कार्यकर्ताओं से भी कहता हूँ कि अपने अपने अंचल में, अंचल संबंधित, जमीन संबंधित, दाखिल खारिज संबंधित जो भी समस्या है, जेन्युइन कागज है, जेन्युइन पेपर है, पूरे साक्ष्य के साथ आप मेरे पास भेजिए, पोस्ट कीजिए ऑफिस के पते पर या घर पर दीजिए या रास्ते पर दीजिए। एक एक व्यक्ति का अभी तक मेरे पास 200 आवेदन प्राप्त हुआ है। उस 200 आवेदन में मैंने 250 आवेदन को अवलोकन करके और अपने विभाग के लोगों को लिखा हूँ और अनऑफिशियल भी पैरवी भी करवा रहा हूँ। आपका काम, जैसे एक्सीडेंट होता है तो फर्स्ट एड होता है, काम बहुत है, काम बहुत जगह गड़बड़ घोटाला है, लेकिन ठीक करना है, एक एक करके ठीक होगा। सबसे पहला प्रथम मेरा दायित्व है और हमने संकल्प लिया है, सबसे पहले आम जनता का, चाहे वो छोटा किसान हो, चाहे बड़ा किसान हो, चाहे वो गरीब बास्केट पर्चा का पर्ची क्यों नहीं हो, उनका दाखिल खारिज, उनका जमाबंदी, उनका किसान का एलपीसी कैसे कम समय में और फ्री काम हो, ये मेरा प्रथम प्राथमिकता है। और आप सब लोग जो गलत है उसके बारे में मैंने कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि भाई भाई का बेईमानी करता है, लेकिन जो जेनून है, जो सही है, जिसका वाजिब पेपर है, 1 रुपया भी अगर आप घूस पहुंचाते हैं और देते हैं तो उस कर्मचारी, अमीन या सीओ से ज्यादा गड़बड़ आप हैं। आप मत दीजिए, आप काउंटर पर अप्लाई कीजिए, हर चीज कीजिए, उसका टाइम टेकिंग देखिए, उसके बाद अगर नहीं करता है तो आप हमसे मिलिए। जब तक हम हैं तब तक इस विभाग को सुधार करके ही हम कहीं जाएंगे और आपका काम ऐसा व्यवस्था करेंगे। आने वाला समय फ्री में दाखिल खारिज होने की व्यवस्था भी हो रहा है और सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो रहा है। डायरेक्ट रजिस्ट्री ऑफिस से ही कर्मचारी के पास, सीओ के पास जाएगा और दाखिल खारिज ऑटोमेटिक होगा। और एक एक कर्मचारी, कल वीडियो हम सुन रहे थे, औराई का ही मामला है, कहता है कि ऑनलाइन रसीद का कोई वैल्यू नहीं, सुन रहा है, उसको कह रहा आप मेरे पास आ जाओ, सारी व्यवस्था हम कर देंगे, क्या जरूरी है। वो बर्खास्त भी होगा, सारा प्रक्रिया में हम लगा दिए हैं, बर्खास्त होगा, सस्पेंड हो, जो भी हो सकता है, जितना हार्ड सजा हो सकता है मैं दूंगा। और आप लोग सतर्क रहिए, पैसा मत दीजिए, और आप पैसा दीजिएगा तो लेने वाला तो बेचैन रहता है।
आपको तो बेचैनी है कि दो भाई का जमीन जमाबंदी अलग नहीं किए हैं, ये बुर्बक भाई है, हम होशियार हैं, जल्दी से आगे बेच देंगे, हमको 10 लाख रुपए इकट्ठा मिल जाएगा, 1 लाख सीओ साहब को दे देंगे, जल्दी दाखिल खारिज हो जाएगा। तो उतना ही अपराधी आप भी हैं। इसलिए सब साथी से मेरा आग्रह, सब परिवार के सदस्यों से आग्रह है कि सबसे पहले जितना जटिल काम हो, जमाबंदी का काम अलग कीजिए। जमाबंदी के लिए सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 1000 के स्टाम्प पर भी आदेश किए हैं, सहयोग यहाँ भी है, आपके आपसी सहयोग से भी है। तो जमाबंदी वहाँ कीजिए, उसका पोर्टल लागू हुआ है, चालू हुआ है, परिमार्जन का मामला है, तो थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन धीरे धीरे सब आप जान जाएंगे, क्योंकि अब सब लोग हाईटेक हो चुके हैं। तो आप सभी भाइयों से मेरा आग्रह और विनती है कि आप इस विभाग को सुधारना है, तो सुधारने के लिए अकेले मंत्री नहीं सुधार सकता है, सुधारने के लिए आप सबों का मुझे सहयोग चाहिए। और मैंने कहा है कि आपको काम करना पड़ेगा, मैं भी 24 घंटा में 16 घंटा काम करूंगा। और मैंने स्पष्ट पूरे बिहार के मीटिंग में डीसीएलआर, एडीएम, तमाम एसी सबको बुलवाया था हमने, और कहा कि न खाएंगे न खाने देंगे, न बैठेंगे न बैठने देंगे, और यहाँ कोई किसी तरह का ट्रांसफर का उद्योग नहीं चलेगा। कोई बहुत सारे सीओ चाह रहे हैं कि हम जल्दी ट्रांसफर करा के भाग जाए, तो भागने नहीं दूंगा उनको। अगर वो चोर भी है तो वहां उससे काम करवाएंगे, काम के आधार पे जहां उसको फंसना है फंसा करके उसको आगे भेजेंगे, और वो तभी ट्रांसफर होगा, न कि दिसंबर आ गया, जून आ गया, ट्रांसफर होगा, वो काम मेरे यहाँ नहीं होगा। और अपर सचिव ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री जी, आपका सहयोग मिलेगा तो मैं विभाग को जरूर सुधारूंगा, और आपके सहयोग से सुधारने का काम हंटर चालू हो गया है। आप लोग सहयोग कीजिए, निश्चित रूप से आपका विभाग सुधरेगा। और तमाम जो बताएं इसके बारे में, और मेरे विभाग में जो भी पद खाली है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला रिव्यू मेरे विभाग के साथ हुआ था, माननीय मंत्री जी को बहुत सारा सुझाव मैंने दिया, और एक सुझाव और भी है जो भी मैं नहीं बोलूँगा, जब कर लूँगा तब बोलूँगा। बहुत किसान के हित में लाभ होगा, छोटे मोटे जो कारोबार करने वाले उसको भी लाभ मिलेगा। बहुत अच्छी बात मैंने कहा, वो लागू भी होने की संभावना है, फाइल भी आ गया है, लेकिन उसमें कुछ और सुधार करना है। उसमें मतलब जो होता है व्यवस्था, कुछ बड़े लोगों को भी सुधार, उसमें लाभ का, जो कमर्शियल टाइप के लोग हैं उनको लाभ देने की बात हो रही नहीं। मेरा कहना है कि गरीब, दलित या सामान्य जिस वर्ग के किसान हो, किसान को लाभ मिलना चाहिए, बड़े बड़े उद्योगपति को लाभ नहीं मिलना चाहिए। निश्चित रूप से उसका लाभ मैं आपको दिलवाऊंगा। जो भी संशोधन करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से एक पक्ष हमारा सरकार है जिसको चलाना है, रेवेन्यू भी चाहिए, एक पक्ष हमारे अपनदाता हैं, किसान हैं, आपको भी राहत मिलना चाहिए। मैं दोनों बीच का पिलर हूँ, और जो अच्छा होगा वही मैं करूँगा। आप सब लोग यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे 2 बजे से रूनीसैदपुर में कार्यक्रम है, ये तो मेरा घर है, और निश्चित रूप से अपने केदार भाई को कहना चाहूँगा, सभी साथी को कहना चाहूँगा, ये पार्टी है, पार्टी से बड़ा परिवार नहीं होता है, और पार्टी में कोई नहीं जानता कि कौन कब क्या बनेगा, और जनता मालिक है। निश्चित रूप से जनता किसको कहाँ बैठाएगी, कहाँ उठाएगी, और पार्टी का जो नेतृत्व है वो भी बहुत बारीकी से हर बात को सोचती है, करती है। तो भाई केदार गुप्ता जी, हमारी शुभकामना है, आप चुनाव हारे नहीं हैं और मन्नू की तरह बद किए गए हैं। निश्चित रूप से आप अमर हैं, आप 5 साल तक के लिए विधायक जरूर हैं 78,000 जनता का। और निश्चित रूप से जब हारने के बाद जब पक्ष विपक्ष दोनों का एहसास होगा, तो निश्चित रूप से इसका लाभ और मिलेगा। और हमारी शुभकामना है कि जब 56,000 वोट मिला, 38,000 वोट मिला तो हम विधायक हो गए, 56,000 हुआ तो हम हार गए, अब तो 74 में है। और वही जनता जो है 91,000 मत हमको दिया, पूरे एनडीए में 48,000 से 1 नंबर स्थान पर जिताने का काम किया, पूरे बिहार की विधानसभा में मुझे 5वां स्थान आया। तो जनता मालिक है, आपका काम है कर्म करना, सेवा करना और ईमानदारी। सभी कार्यकर्ता से कहना चाहूंगा कि आपकी ईमानदारी और आपका मेहनत ही किसी भी क्षेत्र में, चाहे परिवार में अगर 5 भाई हैं तो आप कैसे मुखिया बनिएगा, मुखिया मतलब परिवार का मुखिया, ये आपका मेहनत और ईमानदारी ही बनाएगा। किसान है तो कैसे कीजिएगा, व्यापारी है, हर क्षेत्र में ईमानदारी और मेहनत जो करेगा उसको भगवान एक बार जीवन में जरूर मौका देते हैं, चाहे सर्विस में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे वो व्यापार में हो, आपको बढ़ने का मौका अवश्य मिलेगा। 2 चीज को जरूर भूलिएगा नहीं, ईमानदारी और मेहनत को, और गरीब को हमेशा जरूर सहयोग जरूर कीजिएगा, चाहे बात से हो, धन से हो, पैसा से हो, चाहे भोजन करा के हो, चाहे वस्त्र दे के हो। जब गरीब असहाय कोई व्यक्ति आपके पास आता है, तो अगर आपके पास नहीं है, मनीष जी संपन्न व्यक्ति हैं, इनसे मांग तो उनको 500 या 5 रुपया जरूर दे दीजिए, उस गरीब का सहयोग जरूर करा दीजिए, भले नाम इनका हो, लेकिन माध्यम आप जरूर करिए, इसका भी लाभ आपको जीवन में जरूर मिलेगा। और हम लोग तो हिंदू धर्म से आते हैं, हिंदू का जो धर्म है, सनातन धर्म जो है, वो कहता है दान पुण्य करना हमारा कर्तव्य है, हमारे पूर्वज सिखा के गए हैं। तो हम सब लोग
अन्न देवता है, हम भी हैं, आप भी हैं, किसान मजदूर सब इसमें आते हैं, तभी किसी का होटल चलता है, तभी किसी का उद्योग चलता है, तभी किसी का रोजी रोटी चलता है। इसलिए आप सब हमारे पूजनीय आदरणीय हैं। आप सबों को पुनः अपनी बात को समाप्त करने से चंदन और वंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।